आज का हमारा टॉपिक है चीन के संविधान में मौलिक अधिकार तथा कर्तव्य। अधिकार व सामाजिक परिस्थितियां तथा अवसर हैं जो मनुष्य के व्यक्तित्व के उच्चतम विकास के लिए आवश्यक है। अधिकार उन सुविधाओं को कहते हैं जिनका उपयोग कर मनुष्य अपने जीवन को सुखी और सार्थक बना सकते हैं। किसी समाज की उन्नति का मापदंड उस समाज द्वारा स्वीकृत अधिकारों को समझा जाता है। जिस समाज में नागरिकों के जितने अधिक अधिकार स्वीकार कर लिए जाते हैं वह समाज उतना ही अधिक उन्नतिशील माना जाता है। चीन का जो वर्तमान संविधान है उसमें मौलिक अधिकार, नया संविधान ये मानकर चलता है कि विकसित समाजवाद की परिस्थितियों में राज्य व समाज एक दूसरे के और अधिक निकट आते हैं, जिससे सार्वजनिक और व्यक्तिगत हितों में अधिकाधिक सुसंगत मेल स्थापित हो जाता है। समाजवादी समाज में सत्ता का उद्देश्य कम्युनिज्म के निर्णय के कार्यभार को शीघ्र पूरा करना, जनता के जीवन स्तर में निरंतर उत्थान करना, चीनी लोगों की बढ़ती भौतिक और आत्मीय आवश्यकताओं की पुष्टि सुनिश्चित करना है। इस प्रकार राज्य सभी मानव अधिकारों की व्यक्ति के उक्त चहुमुखी विकास की गारंटी प्रदान करता है। इसके लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, विचारात्मक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक सभी पूर्ण धारणा सुनिश्चित करना है। 1982 के संविधान में व्यक्ति की स्थिति प्रस्तावनाओं का विकास 3 मुख्य दिशाओं में हुआ। सर्वप्रथम 1954, 1975 और 1978 के संविधानों में निर्धारित अधिकार और स्वतंत्रता को काफी व्यापक बनाया गया। दूसरे संविधान में बहुत से नए अधिकार और स्वतंत्रता शामिल है। तीसरे, नागरिकों के अधिकार, स्वतंत्रता तथा दायित्वों के बीच परस्पर संबंध अधिक सुदृढ़ किया गया है। नागरिकों के अधिकार और स्वतंत्रता को अधिक व्यापक करने, उनके जीवन को समृद्ध बनाने के साथ साथ नए संविधान में व्यक्ति की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक गारंटियां सुदृढ़ की गई। कानूनी गारंटियों की भूमिका काफी बढ़ गई है। वर्तमान संविधान के अध्ययन 2 के अनुच्छेद 33 से 56 में नागरिक अधिकार एवं कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। जनवादी चीन के 1982 के संविधान में जो अधिकार दिए हुए हैं वो इस प्रकार है। पहला, कानून के समक्ष समानता तथा मानवाधिकार। अनुच्छेद 33 के अनुसार चीन के सभी नागरिक कानून के समक्ष समान हैं। इस अधिकार का अर्थ ये है कि नागरिकों की स्थिति, उनकी संपत्ति के आकार, वंश, सामाजिक स्थिति, नस्ल या जाति, स्त्री पुरुष, शिक्षा, भाषा, धर्म के प्रति रुख, पेशे के प्रकार या स्वरूप, निवास या अन्य बातों पर निर्भर नहीं करती और इन भेदों के बावजूद सभी नागरिक कानून की दृष्टि में समान हैं। मार्च 2004 में 10वीं राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस द्वारा अनुच्छेद 33 में संशोधन कर ये भी जोड़ा गया कि राज्य मानवाधिकार का सम्मान करेगा तथा उसके अस्तित्व को बनाए रखेगा। चुनाव लड़ने और मत देने का अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 34 के अनुसार 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर प्रत्येक स्त्री पुरुष को चीन के संविधान के अंतर्गत मत देने व किसी भी पद के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार प्राप्त है। भाषण, पत्राचार, प्रेस आदि की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 35 के अनुसार संविधान के सभी नागरिकों को भाषण देने और पत्र व्यवहार करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इसके अलावा प्रेस की स्वतंत्रता, संगठन स्थापित करने की स्वतंत्रता, प्रदर्शन व हड़ताल करने की स्वतंत्रता भी दी गई है। धार्मिक विश्वास की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 36 के अनुसार चीनी नागरिकों के लिए अंतकरण की स्वतंत्रता अथवा धार्मिक विश्वास की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। राज्य का कोई भी संगठित
किसी भी नागरिक को किसी विशेष धर्म को मानने के लिए बाध्य नहीं करेगा और न ही धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव करेगा। किसी भी धर्म को किसी तरह के विशेषाधिकार प्राप्त नहीं। राज्य सामान्य धार्मिक गतिविधियों को संरक्षण प्रदान करेगा। व्यक्ति की निरापद की गारंटी। 1982 के संविधान में नागरिकों को अपने व्यक्तिगत हितों की रक्षा हेतु अधिकार प्रदान किए गए हैं। पूर्ववर्ती संविधान में जिन अधिकार और स्वतंत्रता की पृष्ठभूमि की गई उन्हें न केवल पूरी तरह बनाए रखा गया बल्कि नई प्रस्तावनाओं को काफ़ी संबंधित भी किया गया। यह है व्यक्ति की निरापदता की गारंटी, आवास की उल्लंघनीयता, पत्र व्यवहार की गोपनीयता, अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा अभियुक्त द्वारा न्यायालय में प्रतिवाद का अधिकार। व्यक्ति की संवैधानिक स्थिति में 3 नए अधिकार शामिल किए गए हैं। सम्मान और प्रतिष्ठा का अधिकार, व्यक्तिगत जीवन की स्वतंत्रता, व्यक्तिगत जीवन की तथा विवाह व परिवार की रक्षा का अधिकार। साथ ही व्यक्तिगत अधिकार और स्वतंत्रता की गारंटी सुदृढ़ की गई है। आलोचना का अधिकार। अनुच्छेद 41 के अनुसार चीन में प्रत्येक नागरिकों को राजकीय निकायों और सार्वजनिक संगठनों के कार्यों में सुधार लाने का प्रस्ताव पेश करने और उनके काम की कमियों की आलोचना करने का अधिकार है। अधिकारी निर्धारित समय सीमा के भीतर नागरिकों के प्रस्तावों और अनुरोधों की जांच करने, उनके उत्तर देने और उचित कार्रवाई करने के लिए बाध्य हैं। आलोचकों के लिए उत्पीड़न निषेध है। काम करने या रोजगार पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42 के अनुसार चीन के नागरिकों को काम करने का अधिकार है। साथ ही काम करना नागरिकों का पवित्र कर्तव्य माना गया है। राज्य रोजगार के समुचित अवसर प्रदान करेगा और काम करने की स्थिति में सुधार करेगा। राज्य नागरिकों के समुचित व्यावसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था करेगा। विश्वास और अवकाश का अधिकार। अनुच्छेद 43 के अनुसार चीन के नागरिकों को विश्राम और अवकाश पाने का अधिकार है। राज्य श्रमिकों के काम के घंटों का निर्धारण करेगा तथा सवैतनिक अवकाश, मनोरंजन आदि की व्यवस्था करेगा। वृद्धावस्था व शारीरिक अयोग्यता में भरण पोषण। अनुच्छेद 45 के अनुसार प्रत्येक नागरिकों को यह अधिकार है कि वह वृद्धावस्था, बीमारी व अपाहिज होने की दिशा में अर्थात काम करने के लिए अयोग्य हो जाने की दिशा में राज्य में निवारण वेतन प्राप्त करें। राज्य सामाजिक बीमे, मेडिकल तथा स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था करेगा ताकि नागरिक इस अधिकार का समुचित उपयोग कर सके। अंधे, गूंगे तथा अपाहिज लोगों के भरण पोषण की व्यवस्था भी राज्य करेगा। शिक्षा पाने का अधिकार। अनुच्छेद 56 के अनुसार नागरिकों का ये कर्तव्य तथा अधिकार है कि वे शिक्षा प्राप्त करें। सभी प्रकार की शिक्षा की निःशुल्क व्यवस्था की गई है। राज्य का दायित्व है कि बच्चे और नवयुवकों को नैतिक, बौद्धिक और शारीरिक विकास का समुचित प्रबंध करे। वैज्ञानिक, तकनीकी और कलात्मक कार्यों की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 47 के अनुसार नागरिकों को वैज्ञानिक शोध, साहित्य और कलात्मक कार्यों की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। यही स्वतंत्रता वैज्ञानिक शोध के विस्तार, आविष्कार और नव प्रवर्तकों के प्रोत्साहन तथा साहित्य और कलाओं के विकास द्वारा सुनिश्चित है। स्त्रियों के अधिकार। अनुच्छेद 48 के अनुसार स्त्रियों को आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, सांस्कृतिक व जीवन के अन्य समस्त क्षेत्रों में पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त है। वे पूर्ण रूप से व स्वतंत्र रूप से सभी क्षेत्रों में भाग ले सकती है। पुरुषों के समान ही वे काम करने, पारिश्रमिक पाने, विश्राम करने, शिक्षा पाने की अधिकारिणी है। अनुच्छेद 49 सभी नागरिकों को वैवाहिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। इसके साथ ही संविधान में वैवाहिक जीवन, परिवार, मातृत्व, शिशुओं के राज्य द्वारा संरक्षण का प्रावधान है। विशेष बात यह है कि संविधान में स्त्री और बच्चों के साथ दुर्व्यवहार की मनाही की गई है। विदेशों में निवास करने वाले चीनियों के अधिकारों का संरक्षण। अनुच्छेद 50 के अनुसार चीन का जनवादी गणराज्य
विदेश में निवास करने वाले चीनियों के हितों का संरक्षण करता है तथा विदेशों से लौटने वाले चीनियों के कानूनी अधिकार की गारंटी देता है। निजी संपत्ति का अधिकार मार्च 2004 में संवैधानिक संशोधन के आधार पर चीनी नागरिकों के निजी संपत्ति के अधिकार को स्वीकार किया गया है और संरक्षण प्रदान किया गया है। जब चीनी नागरिकों के वैधानिक तरीकों से अर्जित की गई संपत्ति व बौद्धिक संपदा जैसे अन्य संपत्तियों के संरक्षण प्रदान किया गया तथा व्यवस्था की गई है कि इसका अतिक्रमण नहीं किया जाएगा। नए संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की पहली शर्त है कर्तव्यों के प्रति जागरूकता। चीनी संविधान की विलक्षणता यह है कि अधिकार के साथ साथ नागरिक कर्तव्यों का भी निर्धारण किया गया है। ये कर्तव्य इस प्रकार है। अनुच्छेद 52 के अनुसार नागरिकों का ये कर्तव्य है कि वे राष्ट्रीय अखंडता बनाए रखेंगे। अनुच्छेद 53 के अनुसार चीन के नागरिकों का ये दायित्व है कि वे देश के संविधान और कानून का पालन करें। नागरिकों से ये अपेक्षा की गई है कि राज्य की गोपनीयता बनाए रखें, सार्वजनिक संपत्ति की हिफाजत करें, श्रमिक अनुशासन को बनाए रखें, सार्वजनिक व्यवस्था तथा सामाजिक व्यवस्था तथा सामाजिक नैतिकता को मान्यता प्रदान करें। अनुच्छेद 54 के अनुसार मातृभूमि की रक्षा, प्रतिष्ठा और हितों का संरक्षण प्रत्येक नागरिकों का पवित्र कर्तव्य है। अनुच्छेद 55 के अनुसार नागरिकों का ये कर्तव्य है कि मातृभूमि पर होने वाले आक्रमणों का प्रतिरोध करें, नागरिक प्रसन्नतापूर्ण सैनिक सेवा में सम्मिलित हो तथा राष्ट्र की प्रतिष्ठा में वृद्धि करें। अनुच्छेद 56 के अनुसार चीन के प्रत्येक नागरिकों का ये कर्तव्य है कि वे नियमानुसार करों का भुगतान करें। इसके अतिरिक्त संविधान में कुछ अनुच्छेदों में अधिकार और कर्तव्य का साथ साथ उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 42 के अनुसार काम का अधिकार होने के साथ नागरिकों का कर्तव्य है। इस प्रकार अनुच्छेद 46 के अनुसार शिक्षा प्राप्त करना अधिकार होने के साथ कर्तव्य भी है। अनुच्छेद 49 के अनुसार प्रत्येक पति पत्नी का कर्तव्य है कि वे परिवार नियोजन की स्थिति को अपनाएं। मौलिक अधिकारों का मूल्यांकन है। नया संविधान पूर्ण संविधानों की तुलना में अधिकार और कर्तव्य की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। रोजगार के अधिकार को विस्तृत किया गया, नागरिकों को आलोचना करने का अधिकार प्रदान किया गया। नवी संविधान में मानव अधिकारों से संबंधित धाराओं को काफ़ी सुधारा गया। नए संविधान में वर्णित अधिकार व कर्तव्य को ध्यान से देखने पर कुछ बात स्पष्ट होती है। अधिकार तथा कर्तव्य की सूची विस्तृत है। आर्थिक और सामाजिक अधिकारों के साथ साथ राजनीतिक और नागरिक अधिकारों को भी सम्मिलित किया गया है। सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के अधिकार उपलब्ध कराए गए हैं। चीन के संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों की 2 श्रेणियों में विभाजित है। प्रथम आर्थिक और सामाजिक अधिकार, दूसरा नागरिक स्वतंत्रता तथा राजनीतिक अधिकार। ये तथ्य है कि चीन के नागरिकों को आर्थिक और सामाजिक अधिकार किसी अन्य देश की तुलना में अधिक अंशों में प्राप्त है। चीन के वर्तमान संविधान के अधिकार पत्र के महत्व को कम कर देते हैं, किंतु इसके बावजूद मौलिक अधिकारों की ये व्यवस्था अपने आप में महत्वपूर्ण है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये तथ्य है कि चीन ने उदारवादी व्यवस्था और स्वतंत्र समाज की दिशा में अपनी यात्रा प्रारंभ की। अब तक इस दिशा में बहुत थोड़ी दूरी ही तय की जा सकती है, लेकिन ये यात्रा भविष्य के लिए आशाओं को जन्म दे सकती है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।